नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली की तरफ से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। जो सीबीआईसी जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है और सीबीएन जो है आपका, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। फॉर्म को फिल करने का स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों 22 मार्च 2022 है, ये देखिए यहाँ पर। जबकि फॉर्म का क्लोजिंग डेट जो है 30 अप्रैल 2022 है दोस्तों। फॉर्म को आप 22 मार्च 2022 से फिल कर सकते हैं और फॉर्म को फिल करने का अंतिम डेट जो है 30 अप्रैल 2022 है दोस्तों। रात को 11 बजे तक आप भर सकते हैं दोस्तों। 30 अप्रैल 2022 को रात को 11 बजे तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट जो है आप जो है दोस्तों 2 मई 2022 रात को 11 बजे तक कर सकते हैं। फीस का पेमेंट जो है 2 मई 2022 रात को 11 बजे तक आप कर सकते हैं दोस्तों। आगे लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। चालान को जनरेट करने का जो लास्ट डेट जो है दोस्तों 3 मार्च 2022 रात को 11 बजे तक है। आगे देखते हैं लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। बैंक के जो वर्किंग आवर होते हैं, बैंक के समय में, जितने समय तक बैंक खुला रहता है, काम होता है जब बैंक में, वहाँ पर जो चालान करने की जो लास्ट डेट जो है 4 मार्च 2022 है। चालान के थ्रू जो पेमेंट जो है 4 मार्च 2022 तक आप जो पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ दिया है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। अगर आपने फॉर्म को किसी वजह से गलत भर दिया है दोस्तों, कुछ आपने गलती से कुछ गलत भर दिया है, तो 5 मई 2022 से 9 मई 2022 रात को 11 बजे तक जो है दोस्तों आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो है, परीक्षा जो है दोस्तों आपका, ये जुलाई 2022 में होगा। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2022 में आपकी परीक्षा दोस्तों, जुलाई 2022। आगे देखते हैं डेट्स ऑफ पेपर सेकंड एग्जामिनेशन। पेपर सेकंड जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा दोस्तों, व्याख्यात्मक टाइप होगा, ये बाद में सूचित किया जाएगा, अभी नहीं, बाद में, टू बी नोटिफाइड लेटर। आगे देखते हैं यहाँ वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है दोस्तों कि पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। पे लेवल 1 में है दोस्तों। पे मैट्रिक्स ऑफ 7th। ये ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों। ये ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी की पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पर ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है आपका ये। और इसमें और पोस्ट है दोस्तों, हवलदार की पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पर पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें हवलदार की भी पोस्ट है दोस्तों। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट है। ग्रुप सी पोस्ट नॉन गेजेटेड हवलदार पोस्ट की है। हवलदार पोस्ट की जो भर्ती होगी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसमें होगा। ये देखिए, एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी दोस्तों हवलदार पोस्ट की। आगे देखते हैं यहाँ वैकेंसी में सीटों के बारे में दिया है दोस्तों। एमटीएस के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों, ये अभी नोटिफाइड नहीं है, अभी सूचित नहीं किया गया, यहाँ पर बाद में सूचित किया जाएगा, विल बी इंटीमेटेड लेटर। और हवलदार पोस्ट के लिए दोस्तों 3603 पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पर हवलदार के लिए 3603 पोस्ट है। आगे देखते हैं यहाँ रिजर्वेशन के बारे में दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। आरक्षण जो है आपका, आरक्षण जो मिलेगा एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, एक्स सर्विसमैन को और दिव्यांग को, इन सबको आरक्षण मिलेगा दोस्तों।
किस तरीके से मिलेगा अभी आगे देखते हैं। यहाँ दिया परमिसिबल डिसेबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स। दिव्यांग व्यक्ति जो है किस किस तरीके के दिव्यांग जो है फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर कैटेगरी दिया है ढेर सारी कि कौन कौन सी कैटेगरी के बंदे जो है जो दिव्यांग कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों दिव्यांग कैंडिडेट जो है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हवलदार कैटेगरी के लिए दिया है दोस्तों। हवलदार कैटेगरी में दिव्यांग जो है यहाँ कुछ तरीके के दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया कि कैंडिडेट जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एज लिमिट दिया है, उम्र कैसी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए देख लेते हैं। उम्र की का हिसाब जो है दोस्तों 1 जनवरी 2022 से होगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से होगी दोस्तों। कैंडिडेट जो है दोस्तों उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि जो कैंडिडेट जो है ये 2 जनवरी 1997 से पहले का जन्म ना हुआ हो उसका, और 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं हुआ हो एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए। उम्र सीमा जो है 18 से 25 वर्ष है दोस्तों। कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उम्र जो है 2 जनवरी 1997 से पहले का जन्म ना हुआ हो और 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म ना हुआ हो। अच्छा, ये एमटीएस और हवलदार जो सीबीएन डिपार्टमेंट में होंगे उनके लिए है ये उम्र सीमा। यहाँ पर दिया है दोस्तों, आगे दिया है कि हवलदार जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उनके लिए उम्र सीमा जो है 18 से 27 वर्ष है। हवलदार पोस्ट जो कि सीबीआईसी डिपार्टमेंट में फिल करेंगे उनके लिए उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष है। कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दोस्तों। यानी कि 2 जनवरी 1995 के पहले का जन्म ना हुआ हो बच्चे का, कैंडिडेट का जन्म जो है 2 जनवरी 1995 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2004 के बाद का ना हो। ये सीबीआईसी डिपार्टमेंट में हवलदार पोस्ट के लिए उम्र सीमा है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है अधिकतम आयु में छूट है। कितनी छूट है देख लेते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट है। दिव्यांग व्यक्ति जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट है। अनरिजर्व कैटेगरी के दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष की छूट है। और ओबीसी कैटेगरी जो कि दिव्यांग है, दिव्यांग ओबीसी के लिए 13 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु में। दिव्यांग एससी और एसटी के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट है दोस्तों। अधिकतम उम्र सीमा जो है एक्स्ट्रा जो है 15 वर्ष दी गई है, उन्हें फॉर्म फिल कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है दोस्तों 3 वर्ष है। ये देखिए यहाँ पर अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट है। यहाँ पर डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट है। ये देखिए यहाँ पर डिफेंस पर्सनल अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर 3 वर्ष का है, यहाँ पर डिफेंस पर्सनल में 8 वर्ष का है। आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अधिकतम 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं वो 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और विधवा या फिर डाइवोर्स्ड महिलाएं जो हैं, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं जो हैं
ये 35 वर्ष तक की आयु की जो है कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकती हैं। अधिकतम 35 वर्ष तक की महिलाएं जो है अप्लाई कर सकती हैं जो विधवा और तलाकशुदा है। जिन्होंने शादी नहीं की है दोस्तों, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं की है, दोबारा शादी नहीं की है, वो 35 वर्ष तक की अप्लाई कर सकती हैं फॉर्म। और यहाँ पर विधवा और तलाकशुदा महिला जो दोबारा शादी जिन्होंने किया है SC और ST कैटेगरी में, वो 40 वर्ष तक की उम्र तक फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों, ये आपका हाई स्कूल की सर्टिफिकेट से माना जाएगा। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही माना जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक किसको कहा जाएगा, भूतपूर्व सैनिक किसको माना जाएगा, उसका शर्त दिया है कि किस किस में सेवा की हो, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इन सब में दिया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि एज रिलैक्सेशन जो है दोस्तों, अधिकतम आयु में छूट जो है, ये भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र पुत्रियों और डिपेंडेंट को नहीं मिलेगा दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों को ही अधिकतम आयु में छूट मिलेगी, उनके पुत्र पुत्रियों को नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, भूतपूर्व सैनिक के बेटा और बेटी को अधिकतम आयु में छूट नहीं मिलेगी दोस्तों। आगे देखते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के है दोस्तों, ये अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। SC ST OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दिव्यांग व्यक्ति और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये अपना सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तभी मान्य होगा। ऐसे केवल फॉर्म में फिल करने से मान्य नहीं होगा। यहाँ पर दिया कि स्क्राइब कैंडिडेट जो होते हैं दोस्तों, स्क्राइब जो होते हैं एक तरह से विशेष रूप से दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें देखने में ज़्यादा दिक्कत होती है, ध्यान दिए दोस्तों, देखने में ज़्यादा दिक्कत की बात हो रही है, या फिर उन्हें लिखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है किसी और से लिखवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक रूल है कि जिन्हें देखने में ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर उन्हें हाथ और पैर में दिक्कत होती है, हाथों में इतनी दिक्कत हो कि वो लिख ना सकें, वो दूसरे से लिखवा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट को स्क्राइब कैंडिडेट बोला जाता है, उन्हीं से लिखवा सकते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। स्क्राइब जो है दिव्यांग का मतलब जो है दोस्तों, यहाँ विशेष रूप से दिव्यांग में हो जाता है। स्क्राइब कैंडिडेट को देखने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे कैंडिडेट जिनको देखने में ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर उनका हाथ नहीं काम कर पा रहा है, जो लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जो है दूसरे से लिखवा सकते हैं, ये रूल है। आगे देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये देख लेते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल 2022 को तक जो है माना जाएगा। 30 अप्रैल 2022 को क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, उससे पहले जो है 30 अप्रैल 2022 से पहले कैंडिडेट जो है दोस्तों मैट्रिक यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए दोस्तों। 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट। 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया कि कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, सभी अपना मार्कशीट लेकर आएंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब लेकर आएंगे दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों, इस साइट पर विजिट करना है आपको।
ssc.nic.in। ऑफिशियल साइट ये है ssc.nic.in। इसी पर जो है फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। कई एनेक्जर दिए हैं, एनेक्जर थर्ड, एनेक्जर फोर्थ, एनेक्जर थर्ड है, एनेक्जर फोर्थ है। फोटोग्राफ जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जो है आपका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैप नहीं लगाएंगे फ़ोटो में आप, कैप, चश्मा, और फ़ोटो जो है सीधे देखते हुए, सामने की तरफ देखते हुए होना चाहिए। ये लिखा है यहाँ पर, आगे देखते हैं। अगर फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं लगाएंगे फ़ोटो आप, तो कैंसिल कर दिया जाएगा फार्म को आपके दोस्तों। एप्लीकेशन फार्म आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आप प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं लगाएंगे तो। आगे देखते हैं। फार्म को फिल करने की लास्ट डेट यहाँ पर फिर दिया है दोस्तों, 30 अप्रैल 2022 रात को 11 बजे तक। यहाँ पर दिया कि कैंडिडेट जो है लास्ट डेट से पहले ही फार्म को फिल कर दें, क्योंकि बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पता लगे कि जब आप फार्म भरने बैठे हैं तो नेटवर्क ही नहीं है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करें, उससे पहले ही फार्म को आप अप्लाई कर दें दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि फार्म को कंप्लीट करने से पहले आप उसे एक बार अच्छे से रीचेक कर लें दोस्तों कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी दिया है। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा देख लेते हैं। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी जो है किसको किसको नहीं देना है दोस्तों, वुमेन कैटेगरी में सभी महिलाओं को, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे दिव्यांग हो, और चाहे एक्स सर्विसमैन, ये महिलाओं को नहीं देना है। वुमेन कैंडिडेट्स सभी महिलाओं को, और SC ST दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है दोस्तों। इन लोगों को, यानी एप्लीकेशन फ़ी आपका केवल जो है अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट को ही देना है, बाकी को नहीं देना है दोस्तों। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों, आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, या फिर बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, या फिर SBI चालान के थ्रू, इन सब के माध्यम से जो है एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं। भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, या फिर SBI चालान, इन सब में से किसी एक माध्यम से आप एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों आप 2 मई 2022 रात को 11 बजे तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। 2 मई 2022 रात को 11 बजे तक। अगर SBI बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो 4 मई 2022 को जो है कर सकते हैं दोस्तों, 4 मई 2022 तक। आगे देखते हैं। अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो फार्म आपका इनकम्प्लीट होगा दोस्तों, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ही दिया है कि अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं, जिनको फ़ी करना है, यानी कि अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करते हैं तो फार्म आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया रिजेक्टेड हो जाएगा, फार्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बार फीस जमा हो जाने के बाद जो है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में फ़ीस जो है रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पर ये दिया है एप्लीकेशन फ़ी जो है रिटर्न नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में।
आगे देखते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिया है दोस्तों, तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। 5 मई 2022 से 9 मई 2022 रात के 11 बजे तक आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कुछ गलत फिल कर दिया हो फॉर्म में, तो फिर आप 5 मई 2022 से 9 मई 2022 तक रात के 11 बजे तक जो है करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। करेक्शन करने का जो है दोस्तों अलग से पैसा लग रहा है, यहाँ पर दिया है 200 रुपये लगेगा। अगर आप करेक्ट करते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है यहाँ पर। करेक्शन चार्जेज जो है आप जमा कर सकते हैं भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। इन सब में से किसी एक माध्यम से आप करेक्शन चार्ज जमा कर सकते हैं। अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो 200 रुपये जो है करेक्शन चार्ज लगेगा। आगे देखते हैं। करेक्शन चार्ज जो है रिटर्न नहीं होगा दोस्तों। दिया है कि करेक्शन चार्ज जो है किसी भी परिस्थिति में रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर ये दिया है, ये देखिए। आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए दिया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड दिया है। कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका, एसएससी रीजन होगा, कौन कौन से रीजन में होगा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश रीजन यहाँ पर दिया है दोस्तों। और एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिसर्स पब्लिक वेबसाइट यहाँ पर ये दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आगरा, ये बिहार एंड यूपी उत्तर प्रदेश रीजन में जो है, बिहार और उत्तर प्रदेश जोन में यहाँ पर होगा दोस्तों। अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के आप कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपका होगा इन सब जगहों पर। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, ये देखिए यहाँ पर आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इन सब जगहों पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा आपका दोस्तों। अगर आप यूपी और बिहार के कैंडिडेट हैं तो आगे देखते हैं। अगर आप ईस्टर्न रीजन के हैं, यहाँ पर दिया है ईस्टर्न रीजन के हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल क्षेत्र के हैं, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर दिया है पोर्ट ब्लेयर, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, बालासोर जो कि उड़ीसा में है, बर्मापुर उड़ीसा में है आपका, भुवनेश्वर, कटक, धनकेनल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, असनोल, बुर्डवान और दुर्गापुर, इन सब क्षेत्रों में जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही सब दोस्तों रीजन वाइज जो है दिया है कि अगर आप कर्नाटका, केरला रीजन के हैं, यहाँ पर ही देखिए कर्नाटका और केरला रीजन के हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपका सेंटर पड़ेगा। कावरती, बेलगावी, ऐसे ही दिए हैं दोस्तों। आप रीजन वाइज दे सकते हैं, आप जिस रीजन के हैं, जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, वहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं कि यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर के आगे उसका कोड भी दिया है दोस्तों। ये देखिए मध्य प्रदेश रीजन का दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का दिया है। यहाँ पर आप जिस क्षेत्र के हैं उसी क्षेत्र में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए पूरा वही सब दिया है दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट सब रीजन,
ये देखिए नॉर्थ वेस्ट सब रीजन है आपका, यहाँ पर साउथर्न रीजन है, यहाँ पर वेस्टर्न रीजन है दोस्तों, ऐसे पूरा रीजन दिया हुआ है। आगे देखते हैं, एक कैंडिडेट जो है दोस्तों 3 ऑप्शन फिल कर सकता है सेंटर के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर जो है 3 जगहों पर फिल कर सकता है, प्रायोरिटी के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से 3 जगहों पर फिल कर सकता है। ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है किसी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा दोस्तों। एक कैंडिडेट जो है 3 जगह पर 3 सेंटर पर अप्लाई कर सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है 3 जगह फिल कर सकता है। आगे देखते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया है। एग्जामिनेशन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ये देखिए यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पब्लिक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये हवलदार पोस्ट के लिए, और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेपर सेकंड। आगे देखते हैं, पेपर आपका कैसा होगा देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। कौन कौन सब्जेक्ट से होगा, जनरल इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के दोस्तों। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के दोस्तों। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं दोस्तों। 100 प्रश्न है और 100 नंबर के, 100 नंबर का है ये। कितने समय में करना है आपको, 90 मिनट में दोस्तों। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट में समय है आपके पास, यानी कि 1.5 घंटा। 120 मिनट जो है स्क्राइब कैंडिडेट के लिए दोस्तों। स्क्राइब कैंडिडेट के लिए 120 मिनट का समय है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए सभी 90 मिनट का समय है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पेपर आपका बहुविकल्पीय टाइप होगा दोस्तों। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बहुविकल्पीय होगा क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में होगा, दोनों भाषाओं में। आगे देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा निगेटिव मार्किंग है, 0.5 नंबर निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा एक प्रश्न पर, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे दोस्तों। एक प्रश्न पर जो है 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव मार्किंग से बचिएगा दोस्तों। जो आपको कंफर्म होगा वही अटेम्प्ट करिएगा। आगे देखते हैं, आंसर की जो है एग्जाम के बाद जो है ऑफिशियल साइट पर अपलोड की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए आंसर की जो है ऑफिशियल साइट पर अपलोड होगा। आगे देखते हैं, पेपर सेकंड जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा दोस्तों, व्याख्यात्मक लिखने वाला होगा। ये बहुविकल्पी नहीं होगा दोस्तों। पेपर सेकंड जो है आपका लिखने वाला होगा। क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट एस्से एंड ए लेटर इन इंग्लिश, निबंध रहेगा, एक लेटर रहेगा इंग्लिश में, या फिर आर इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 8वीं जो है 8वें शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जिन जिन भाषाओं का जिक्र है उन्हीं में से किसी भाषाओं का रहेगा। एस्से और शॉर्ट एस्से और लेटर आएगा लिखने को। ये 25 + 25 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा दोस्तों।
45 मिनट का होगा दोस्तों। समय जो है एस्से लिखने के लिए, एस्से और शॉर्ट लेटर लिखने के लिए समय जो है 45 मिनट का होगा आपके पास। 60 मिनट जो है स्क्राइब कैंडिडेट के लिए है, 45 मिनट में आपको लिखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। पेपर सेकंड जो है पेन एंड पेपर मोड पे है, पेन से लिखना है पेपर पर दोस्तों, ऑनलाइन नहीं होगा ये। शॉर्ट एस्से एंड ए लेटर इन इंग्लिश लिखना है। पेपर सेकंड पर आपको रोल नंबर अपना लिखना है, यहाँ पर ये दिया है, और सिग्नेचर रहेगा और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रहेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर अपना करेक्ट सही रोल नंबर लिखना है। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के अंगूठे का निशान रहेगा उस पर, और सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर आपको पता ही है दोस्तों कि आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, जैसे कि अपना नाम नहीं लिखना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब नहीं लिखना है, आपको पता ही है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये दिया है, देख लेते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जनरल इंटेलिजेंस और एंड रीजनिंग के सवाल आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल, ये देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से सवाल आएंगे और जनरल अवेयरनेस से सवाल आएंगे। करंट अफेयर के भी सवाल आएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। इसमें वही दिया है कि करंट अफेयर में आपका जो है स्पोर्ट्स से आएगा, और भी कई टॉपिक से जो है जनरल अवेयरनेस में आपके स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, इन सब से सवाल आएंगे। आगे देखते हैं। पेपर सेकंड आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में होगा। यहाँ पर दिया है कि वही शॉर्ट एस्से और लेटर लिखना है पेपर सेकंड में। आगे देखते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा CBSE एंड CBN डिपार्टमेंट में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, ये देखिए, हवलदार पोस्ट के लिए वॉकिंग है, चलना है 1600 मीटर 15 मिनट में। मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग है, साइकिल चलाना है। मेल कैंडिडेट को जो है 30 मिनट में 8 किलोमीटर चलाना है, और फीमेल कैंडिडेट को 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिल चलानी है। आगे देखते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया है, देखते हैं कैसे है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार पोस्ट के लिए जो है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट जो है दोस्तों कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, हाइट जो है हवलदार पोस्ट के लिए कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हवलदार पोस्ट के लिए। और
हाइट में रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर की। गढ़वाली, आसामीज, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट को जो है हाइट में 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है, छूट है दोस्तों। सीना जो है आपका ये 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। सीना जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। फुलाने पर जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दिया फीमेल के, ये मेल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है देख लेते हैं। ये देखिए ये पूरा मेल कैंडिडेट के लिए है। हाइट और चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और गढ़वाली, आसामीज, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए 2.5 सेंटीमीटर जो है हाइट में छूट है दोस्तों। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है दोस्तों, 152 सेंटीमीटर। वजन कितना होना चाहिए देख लेते हैं। 48 kg, 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम। और 2 किलोमीटर जो है रिलैक्सेशन है, यानी कि 2 किलोग्राम जो है रिलैक्सेशन है। गढ़वाली, आसामीज, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट का वजन जो है कम से कम 46 किलो होना चाहिए। नॉर्मल कैंडिडेट का वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन के बारे में दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो होगा कहाँ पर होगा, ये अपलोड्स आपके साइट पर अपलोड किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर और टाइम, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा और समय क्या होगा एग्ज़ाम का, ये आपकी साइट पर अपलोड किया जाएगा 2 हफ्ते पहले जो है। एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले जो है अपलोड हो जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर और एग्ज़ाम का टाइम ऑफिशियल साइट पर अपलोड हो जाएगा। आगे देखते हैं। फॉर्म को फिल करते समय जो है दोस्तों, कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ एग्ज़ाम, कौन सी परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सब फिल करना होगा। आगे देखते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर जो है दोस्तों आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आना है। ये देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको अपना 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर आना है और एक आईडी लेकर आना है, आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या फिर एम्प्लॉयर आईडी अगर आप कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर भूतपूर्व सैनिक, कोई भी एक आईडी इनमें से लेकर आना है दोस्तों। फ़ोटो आईडी आप ऐसे लेकर आएंगे दोस्तों जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हो। आगे देखते हैं। तो वही दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर फ़ोटो जो है धुंधला होगा या फिर सिग्नेचर ठीक से नहीं होगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया है। क्वालिफाइड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये अपना ओरिजिनल और फोटो कापी लेकर आएंगे, सभी सेट का ओरिजिनल और फोटो कापी लेकर आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आईडी प्रूफ लेकर आना है। क्या क्या लेकर आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय? हाई स्कूल की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र, दिव्यांग व्यक्ति अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं, भूतपूर्व सैनिक अपना सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है। आगे देखते हैं, डाइवोर्स कैंडिडेट है तो अगर महिला जो है तलाकशुदा है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर आना है। कैंडिडेट जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वरीयता के हिसाब से भर सकते हैं कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप अपना स्टेट जो है राज्य मेंशन करेंगे या फिर यूनियन टेरिटरी, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश के हैं तो वहाँ पर मेंशन करना होगा। अधिकतम तीन जगह पर वरीयता भर सकते हैं आप। यहाँ पर वही वरीयता भरने के बारे में ही दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा देख लेते हैं। ये देखिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को जो है कम से कम जो है 30% अंक लाना है। क्वालिफाइंग मार्क जो है 30% है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट अगर 30% से कम अंक लाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों। कम से कम 30% अंक लाना है। ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट को कम से कम 25% अंक लेकर आना है और बाकी अन्य कैटेगरी को 20% लेकर आना है कम से कम। एमटीएस पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा एमटीएस पोस्ट के लिए। हवलदार पोस्ट के लिए क्या है देख लेते हैं। हवलदार पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये हवलदार पोस्ट के लिए ये प्रक्रिया है। हवलदार पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पेपर सेकंड होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, एमटीएस के लिए अलग से मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ये दिया है। आगे देखते हैं, हवलदार पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो है 6:1 में होगा। जो रिटन परीक्षा पास करेंगे 1 और 6 के अनुपात में होगा। पेपर सेकंड जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों। पेपर सेकंड जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को कम से कम 40% लेकर आना है
और बाकी कैटेगरी को कम से कम 35% लेकर आना है। पेपर सेकंड में दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को कम से कम 40% और बाकी कैटेगरी को कम से कम 35% लेकर आना है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन के बारे में ही दिया है। यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट को अगर दुर्व्यवहार करते हैं, कोई गलत तरीका अपनाते हैं तो फिर क्या एक्शन हो सकता है, क्या सज़ा हो सकती है, वही सब दिया है। यहाँ पर दिया है अलग अलग कंडीशन है, 2 साल की सज़ा हो सकती है, क्या गलती करने पर क्या सज़ा हो सकती है दोस्तों, ये दिया है। यहाँ पर वही दिया कि कौन सी गलती करने पर आप क्या क्या 2 वर्ष की सज़ा है, 3 वर्ष की सज़ा, 3 वर्ष, यही सब है सज़ा ही दिया है। तो आपको पता ही है कि ये सब काम नहीं करने हैं। ये सब सज़ा के बारे में दिया कि अगर आप कौन सी गलती करेंगे तो क्या सज़ा, कितने वर्ष की सज़ा मिलेगी। आगे देखते हैं। कमीशन का निर्णय जो है फाइनल होगा दोस्तों। एसएससी कमीशन का निर्णय जो है फाइनल होगा, वही माना जाएगा। आगे देखते हैं। फॉर्म को फिल करते समय जो है दोस्तों यही सब भरना है आपको। नाम, पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जिस कैटेगरी के आप हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हैंडीकैप, माइनॉरिटी, जो भी कैटेगरी के हैं यही सब फिल करना है। कंप्लीट एड्रेस, ये सब फिल करना है फॉर्म को फिल करते समय। यहाँ पर दिया कि फॉर्म को फिल करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया कि लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, एक फॉर्मेट बनता है उसका, उसी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, दूसरे फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये है दोस्तों। अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एससी, एसटी, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए और महिलाओं, इन सब के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही दिया कि अगर आपका सिग्नेचर या फ़ोटो जो धुंधला रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, पता ही है आपको। आगे देखते हैं। फ़ोटो की साइज़ जो है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर ये दिया है। यहाँ पर फॉर्मेट दिया है। दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनका फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। अभी जो फॉर्मेट की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, यही है। यहाँ पर स्क्राइब कैंडिडेट के लिए है फॉर्मेट है। तो यहाँ पर दोस्तों पार्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये देखिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है। उसमें यही सब दिया है प्रोसेस। मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है, कोई भी एक आईडी इनमें से।
वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, इन सब में से कोई एक, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और जिसमें उसका रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग मेंशन हो, और दिव्यांग कैंडिडेट जो है सर्टिफिकेट नंबर। वही पूरा प्रोसीजर दिया है दोस्तों कि कैसे फॉर्म को फिल करेंगे आप। बेसिक डिटेल फिल करना है, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, डिक्लेरेशन, ये सब फिल करना है। सब पूरा प्रोसीजर दिया है दोस्तों, ध्यान से फिल करिएगा। अपना नाम, पिता का नाम, जैसा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही मेंशन करना होगा, वही लिखना होगा। पिता का नाम जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही लिखना है। मदर नेम जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही लिखना है। मतलब जो भी डाटा है दोस्तों ये सब 10th के सर्टिफिकेट वाला ही मान्य होगा। 12th के सर्टिफिकेट का नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। 10th के सर्टिफिकेट पे जो लिखा है वही लिखना है। नेम आप कौन सा आपका बोर्ड है, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर आपको अपना पता ही है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपको ये लिखना है। आगे देखते हैं, ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ये पूरा प्रोसीजर ही है फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर वही लिखा है कि आप अपना नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम सब जो है सही लिखना है, गलत ना होने पाए। आगे देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट जी है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म इसी फॉर्म में होगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका इसी फॉर्मेट में खुलेगा, आपका नेट पर, कंप्यूटर पर इसी फॉर्मेट में खुलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 2 दिया है दोस्तों यहाँ पर, पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फोटोग्राफ आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिया है। ये सब चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं आपको ऊपर। आगे देखते हैं, फोटोग्राफ आपका धुंधला नहीं होना चाहिए यहाँ पर ये लिखा है, पता ही आपको। आगे देखते हैं, ये पूरा प्रोसीजर दिया है फॉर्म को फिल करने के लिए। ये पूरा फॉर्मेट दिया है, वही सब क्या क्या कॉलम फिल करना है, ये पूरा फॉर्मेट दिया है दोस्तों। फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए, ये फ़ोटोग्राफ इस तरीके से होना चाहिए दिया है। फ़ोटोग्राफ आपको इस तरीके से अपलोड करना है। किस किस तरीके से नहीं करने किया है नीचे दिया है, ये देखिए। से फ़ोटोग्राफ धुंधला है थोड़ा, ये बहुत नज़दीक से है, पूरा फ़ोटो नहीं आया है। ये कैप लगा कर फ़ोटो हैं, ये सब नहीं करना है आपको। कैप लगा के फ़ोटो नहीं, धुंधला फ़ोटो देख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब धुंधला फ़ोटो हैं, देख ही रहे हैं। फ़ोटो उल्टा है, ये सब आपको पता ही है, ये सब नहीं करना है, पता ही है। फ़ोटो बहुत डार्क है, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये गॉगल लेकर जो है फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो तिरछा नहीं होना चाहिए, तिरछा देखते हुए ये नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, पता ही है। ये देखिए, फ़ोटो स्पेक्टेकल्स लगाते हुए नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये सब है, ये सब आपको पता ही है फिलहाल। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए फॉर्मेट है ये। आगे देखते हैं, ये सब पूरा सर्टिफिकेट ही है दोस्तों। लास्ट में फॉर्मेट SC और ST कैटेगरी के लिए फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए। ये देखिए, फॉर्मेट फॉर SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। आगे देखते हैं, पूरा फॉर्मेट ही है दोस्तों। जो जो सर्टिफिकेट आप लगाते हैं उन सब का फॉर्मेट ही दिया है। यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो फिर क्या क्या है ये सब।
यहाँ पर कौन कौन सी भाषाओं, पेपर सेकंड आपका कौन कौन सी भाषा में होगा दोस्तों, ये देख लीजिए। पेपर सेकंड आपका जो आपका एस्से और लेटर लिखने वाला है, इन सब भाषाओं में से होगा। कौन कौन सी भाषा में आप लिखना चाहते हैं, आपको फिल करना होगा। हिंदी, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। आगे देखते हैं, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन सब भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो है दोस्तों आप पेपर सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है लिख सकते हैं। आप एस्से और लेटर जो है आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। यहाँ पर जोन दिया है दोस्तों, तो कंप्लीट हो गया दोस्तों हमने इस वीडियो में ज़्यादातर जानकारी को कवर कर लिया है, आपने देख ही लिया है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इस साइट को विजिट करिएगा। और दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।